Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSC Hindi on India's largest online learning platform Unacademy। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म Unacademy पे आपका स्वागत है। बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2021 2021, यानी सदी को भी 21वां वर्ष लग गया है और अब आपके प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने बाद वर्ष 2021 के प्रिलिमिनरी का पेपर होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करना चाहता हूं एक इम्पॉर्टेंट, जो है हमारी स्ट्रेटजीज से, कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस लास्ट 6 मंथ जो काउंटडाउन है, उस लास्ट 6 मंथ के काउंटडाउन में हम क्या करें जिससे कि हमारी सटीक रणनीति तैयार हो और हम लोग अपने आप को पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। बच्चों, ये बहुत ही डिसाइडिंग 6 मंथ्स हैं, तो इसके लिए हमारी तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू पॉइंट सटीक होनी चाहिए, ताकि हम इस वर्ष अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। अनेक अलग राज्यों में पढ़ा चुका हूं, बाई क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूं। अनेक मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। t.me Unacademy_निशांत श्रीवास्तव, ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, जिसमें आप मुझे फॉलो कर करके मेरे सारे जितने भी रूटीन्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी का एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स देता है। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 का। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है। आप एंड्रॉयड वर्जन का फ़ोन यूज़ करते हैं, ऐप स्टोर से किया जा सकता है अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं। बच्चों, अनअकैडमी का कोर्स आपको 15,519 प्लस कोर्सेस में एक्सेस देता है, जिसमें सारे सेगमेंट्स पॉलिटी, गवर्नेंस, हायर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी के साथ आंसर राइटिंग की सुविधा प्रदान कराता है। बच्चों, आप 2 तरह का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक वन। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल की सुविधा देता है, जिसके लिए 1 ईयर की फीस 49,500 है। मगर अगर आपने मेरे कोड निशांत 1 का यूज किया तो आपको ये कोर्स 44,550 में उपलब्ध हो जाएगा। 2 इयर्स का कोर्स 64,800 में और 3 इयर्स का जो कोर्स होता है वो आपको उपलब्ध हो सकता है 81,000 में। बच्चों, आइकॉनिक कोर्स में आपको प्लस कोर्स के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मिलता है पर्सनलाइज मेंटर। बच्चों, ये पर्सनलाइज मेंटर एक यूनिक फीचर है जो आपकी तैयारी को एक स्टेबिलिटी देता है, एक रास्ता दिखाता है। आइकॉनिक कोर्स के सबसे बड़ा यही फायदा होता है। डेली आप मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी प्लानर हो सकता है और पर्सनलाइज फीडबैक होता है। बच्चों, ये बहुत ही यूनिक फीचर है और इसके लिए 69,500 की फीस रखी गई है, जो मेरे कोड का यूज़ करके 62,550 में अवेलेबल कराया जा सकता है। ये प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, कभी भी बढ़ सकता है। आज, कल, परसों कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, तो उससे पहले लास्ट टाइम के लिए इस फीचर को जल्दी से आप ग्रैस्प कर सकते हैं। 96,300 2 इयर्स के लिए और 3 इयर्स के लिए 126,900। वहीं सिर्फ ऑप्शनल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 27,500 फीस है, जो 24,750 में 2 साल 36,000 और 3 साल 45,000 में उपलब्ध होगी। बच्चों, अब सिर्फ 6 महीने बच गए हैं, जिसके लिए मैंने अभी भी बताया कि हम लोग एक स्ट्रेटजी प्लान करने जा रहे हैं और उस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ कर रहा हूं प्लान, ताकि आप अपनी सफलता को मेरे साथ सुनिश्चित कर सकें। बच्चों, अनअकैडमी ने 28 तारीख से एक जीएस का बैच स्टार्ट किया है, जिसमें प्रिलिमिनरी 2021 को फोकस किया गया है। मिशन 6 मंथ्स के नाम से ये है। प्रिलिमिनरी का पूरा सिलेबस कवर होगा, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ने का मौका मिल पाएगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज होगी, एनालिसिस होगा, पीडीएफ का टेस्ट मटेरियल होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और इंटरव्यूज प्रिपरेशन होंगे।
बच्चों 2021-22 और 23 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कोर्सेस स्टार्ट हुए हैं। आप अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकेंगे। मैंने बताया आइकॉनिक का कोर्स हाइक होने वाला है। इससे पहले कि ये कोर्स हाइक हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। बच्चों, मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे ऐप्स पे चल रही हैं, जो कि 10 बजे रात में चलती हैं। और आप मेरी क्लासेस कर सकते हैं यूट्यूब सेशंस पे, लेट्स क्रैक यूपीएससी पे, मेन मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऑप्शनल चैनल पे ट्यूसडे सैटरडे, और क्वेस्ट चैनल पे टेस्ट एवरी सैटरडे। इस पे मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज होगा, वो टेस्ट सीरीज किस चीज से रिलेटेड होगा? ये टेस्ट सीरीज रिलेटेड होगा आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट वाइज, और इसका एनालिसिस हम लोग किया करेंगे। बच्चों, अब हम लोग इस 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी आपके साथ मैं आपको कराना चाहता हूं। बच्चों, इस 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी कराने के लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कैसे कैसे स्टार्ट करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसको। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, ये यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, यूपीएससी की जो तैयारी होती है, इस तैयारी में ये एक ओवरऑल प्रिपरेशन स्टेज होता है। ये पूरी तरह से प्रिपरेशन का एक मेजर स्टेज होता है। जिन प्रिपरेटरी स्टेजेस को जिन प्रिपरेटरी स्टेज को हमें फाइनल करने के लिए एक तो अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ और एनर्जी कैसे क्लियर हो और कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकें। बच्चों, आप अगर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो 6-7 महीने पर्याप्त होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक डिक्टिम है, एक चीज है कि सफलता जो होती है वो महानता से नहीं आती, लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। और सफलता तो आएगी ही आएगी अगर आप अपने आप को उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, कड़ी मेहनत करें और एक सही दिशा में मेहनत करें, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। बच्चों, ज्यादातर परेशानी कहाँ होती है? लोग पीटी मास्टर बन जाते हैं। आपने सुना होगा, बड़ा मेजर डिक्टिम है ये, हर जगह लोगों के साथ कहा जाता है। कई बार कहते हैं कि ये तो पीटी मास्टर है। पीटी मास्टर का मतलब उसका पीटी कभी नहीं रुकता, लेकिन मेंस कभी नहीं निकलता। तो कहाँ होते हैं लोग? थ्रू आउट। और ये विशेषकर अगर हम लोग बात करें तो ये जो कई बार आप देखते हैं तो ज्यादातर इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े से कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस नहीं करते। वो पूरे ओवरऑल तैयारी करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अन्य माध्यमों के बच्चे इस पे तैयारी नहीं करते, लेकिन अन्य माध्यमों के बच्चे प्री पे ज्यादा फोकस करते हैं। प्री पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमें मेंस पे और जो ऑप्शनल हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता, और उस पर विशेष ध्यान दें। मेरा आज का जो तैयारी करवाने का विषय है, आज का जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ये है कि कैसे हम लोग अभी, एक तो प्री अब हमारे पास चूंकि नज़दीक आ गया है, लेकिन इस प्री के साथ साथ अब हमें प्री केवल निकाल लेना तो ये नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल प्री निकाल लिया आपने और आपको एग्जाम पास हो गए। आपको प्री के साथ साथ मेंस और इसके जो इंटरव्यू हैं, उन इंटरव्यूज को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी तैयारी को ऐसा करें कि ये कंप्लीशन में हो, पूर्ण रूप से वो तैयार हो। छोटे छोटे नोट्स बनाने की ज़रूरत है। स्मॉल नोट्स बनाएं, स्मॉल पॉइंट्स बनाएं। प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के हिसाब से पेपर पढ़ना चाहिए आपको। हो सके तो इसका नोट्स बना लें। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या चाहिए? तो करंट अफेयर्स को आप तैयार कर लें। जैसे डे वाइज, हर दिन के डे बाय डे आप उन सब चीज़ों को लिखें। लिख कर करके काट के चिपका ना दें, बल्कि आप क्या करें, उसको डे बाय डे तैयार करते रहें।
और कम से कम एक मैगजीन का तो रिवीजन होना ही चाहिए। पहले हम लोग अब देखते हैं कि तैयारी करने का हमारा किस तरह से तैयारी हम लोग करना शुरू कर सकते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्री मेंस ये दोनों ही ऐसे हैं जो आपकी सफलता के रास्ते को तय करेंगे। प्री के बिना मेन डोर ओपन नहीं होगा, मेंस के बिना वो रास्ता सुगम नहीं होगा, और मेंस जब क्लियर हो जाएगा और इसमें अच्छे नंबर आएंगे तो इंटरव्यू आपको फाइनल डेस्टिनी पे ले जाएगा। ये है। तो हमें कैसे करना चाहिए? अब अगर मैं देखूं, मैं इसको आपको, ऐसे तो प्री में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग अगर जो तैयारी का ये देखें तो अक्टूबर तक की तैयारी का विश्लेषण कर लेते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो इसको जानना आपके लिए आसान होगा। पेन एंड पेपर लेके सारे लोग तैयार हो जाइए और देखिए कि कैसे कैसे हम इसे तैयार करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आपको मंथ वाइज क्या करना चाहिए वो मैं बताऊं। ये मेरी स्ट्रेटजी का एक मेन फोकस होता है। जैसे हम लोग, जनवरी हो गई हमारी, फरवरी हो गया हमारा, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून में तो प्रिलिमिनरी है, तो जून के हम लोगों को डिसीजंस अभी मैं बताऊंगा कैसे करना चाहिए। देखिए बच्चों, जनवरी और फरवरी इन 2 महीने में आपको मेंस के जीएस के पोर्शंस को भी साथ साथ कवर करते रहना चाहिए। मेरा कहना होगा जीएस पेपर 4 को आप तैयार कर लें इस दौरान में, और इसमें जीएस पेपर 4 के साथ साथ आपको और क्या कर लेना चाहिए, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई भी जो ऑप्शनल आप चुन रहे हैं, उस ऑप्शनल का 1 पेपर कम से कम आप पढ़ जरूर लें। अगर पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो 1 पेपर, कोई भी एक पेपर, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, इसको जरूर कर लें। ये फरवरी तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये साथ साथ करते जाना है। हमें जीएस का पूरा पेपर 4 पूरा रेडी कर लेना है, ऑप्शनल के 2 पेपर्स को तैयार कर लेना है। बच्चों, मार्च अप्रैल इन 2 महीने हमें ऑप्शनल की तरफ में कोई कार्य नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, हमें एक तो मार्च और अप्रैल के दौरान में क्या करना चाहिए, जीएस के पेपर 2 जो हैं, उस पेपर 2 का पोर्शन ऐसा जो कि आपके पेपर 2 और पेपर 1 के उन पोर्शंस को जो आपके मेंस और प्री के व्यू को तैयार करते हैं उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। मेंस के हिसाब से हम उसको स्ट्रक्चर बनाते जाएं और प्री के हिसाब से उसके सारी चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को तैयार करते रहें। कहने का मतलब, इस दौरान में हमारे जीएस का कम से कम 40% भाग तैयार हो जाना चाहिए और प्री का पूरा स्टैटिक पोर्शन हमें तैयार कर लेना है। अब मई में सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए लास्ट ईयर्स के, और साथ में करंट अफेयर्स को आप प्रिपेयर करें। जून जो है वो जून सिर्फ आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे क्वेस्ट चैनल पे विजिट कर सकते हैं। क्वेस्ट चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे, कई प्रैक्टिस का फुल लेंथ रिवीजन चलेगा, टाइम बाय टाइम वो आप कवर अप करते जाएं। ये हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस दौरान में हमने अपने जीएस के 40% मेंस के सिलेबस को कवर कर लिया, प्री के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया, और हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, जिससे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट वहां पे रेडी हो पाए। इससे क्या रहेगा, इस 6 मंथ्स के दौरान में हम लोग अपने सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको उस लेवल तक ले आएंगे कि जो रिजल्ट आने और प्री के एग्जाम देने के बीच में हमारे पूरे सिलेबस को कवर अप करा सके। 26 जून आपके प्रीलिमिनरी का डेट है। 3-4 दिन इसके बाद आप रिलैक्स हो, और 1 जुलाई से लेकर करके टिल रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक
ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, और ऑप्शनल कंप्लीट होने के बाद में चाहिए कि जीएस का जो रेस्ट पेपर्स हैं उन रेस्ट पेपर्स को हम लोग कंप्लीट कर लें। यानी ऑप्शनल तैयार और जीएस तैयार हो जाए हमारा कब तक, जब तक कि रिजल्ट आने वाला हो। जैसे रिजल्ट आएगा तब तक आपका जीएस कंप्लीट है, जीएस के साथ साथ आपके ऑप्शनल पेपर रेडी हैं। अब रिजल्ट आने के समय से लेके अब हमारी बारी है कि अब अगर जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट से लेके एग्जाम तक हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर सॉरी आंसर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स और आंसर के बना लेने चाहिए ताकि हमें रिवीजन करने में आसानी हो, चीज़ें बनाने में आसानी हो और हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बना सकें। ये हमारा तरीका होना चाहिए ताकि हम पूरे के पूरे इन सारी चीज़ों को आंसर को प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि देखो मेंस में आंसर लिखना ज़रूरी होता है, बार बार मैं यही कहता हूँ, मेंस इज़ ऑल अबाउट योर आंसर। जो आपने आंसर लिखा है उस आंसर्स को आप दे सकते हैं। बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि किस तरह से हमारा स्टडी ब्रेकअप होना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को जो भी हम पढ़ें उसके रिवीजन का तरीका होना चाहिए। ये रिवीजन का तरीका जो होता है, फर्स्ट जो रिवीजन है, जैसे आज हमने पढ़ा उसके विद इन 24 आवर्स यानी नेक्स्ट डे उसको हम लोगों को रिवाइज करना चाहिए। फिर 7th डे में रिवाइज करना चाहिए, मंथ एंड यानी 30th डे में रिवाइज करना चाहिए। अगर हम लोग इन तरह से रिवीजन करेंगे, जिसको हम लोग ऐसे तो नॉर्मल जो सामान्य समय का फॉर्मूला होता है 1 2 4 7 28, ये फॉर्मूला होता है। यानी जिस दिन पढ़ा उसके दूसरे दिन रिवीजन, चौथे दिन रिवीजन, 7वें दिन रिवीजन और 28वें दिन रिवीजन। ये क्या करता है, ये हमारे सारी की सारी चीज़ों को तैयार कर लेता है। एक चीज़ के रिपीटेशंस और रिवीजन्स को हम लोगों को लेकर करके तैयार करा देता है। इस रिवीजन से हम लोगों के बीच पास में क्या हो जाता है, इस रिवीजन से हम लोगों के पास में सारे का सारा चीज़ कॉम्पैक्ट हो जाता है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है, कभी भी रिकॉल किया जा सकता है। ये है। लेकिन अगर ये अभी आपके पास इस तरह का समय नहीं हो पा रहा है तो आप 3 स्टेजेस में इसको रिवाइज करें। फर्स्ट 24 आवर्स में, दूसरा 7th डे और तीसरा 30th डे। ये अगर रिवाइज करेंगे तो आपका वो जो चीज़ होगी जो आपने तैयारी की है वो अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से तैयार हो जाएगी। बच्चों, एक सबसे बड़ी परेशानी मैंने जो बच्चे होते हैं उनके साथ देखी है, वो क्या करते हैं, पेपर में कोई भी जो आर्टिकल्स आते हैं उनको अगर अच्छा लगता है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उसको लिखते या पढ़ते नहीं है, उसको काट के रख लेते हैं। आप लोग के साथ भी होता होगा, काट के रख लेते हैं कि जी एक फाइल में हमने रख लिया है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। अब वो गे कभी नहीं आता, वो कभी पढ़ने का समय नहीं आ पाता, ना आप उसको पढ़ पाते हैं। अब इससे क्या होता है कि वो चीजें बढ़ती चली गई। अगर आप उस दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एक दिन नियत कर लीजिए कि है भाई एवरी संडे को हम लोग क्या करेंगे, ये संडे को हम लोग जितने भी पूरे वीक का पेपर है उस वीक के पेपर का सारा जॉट डाउन, ऐसे तो डेली करते रहेंगे लेकिन एक दिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखें। देखो, इसको 2-3 तरीके में पेपर को पढ़ो। सबसे पहली चीज जो तुम पढ़ना शुरू करो, डेली एक तो जो फैक्चुअल्स हैं उनको पढ़ो। न्यूज के फैक्चुअल्स को, इसके लिए न्यूज मैं बराबर कहूंगा, विविध भारती में एक न्यूज चलता है शाम में और सुबह में, उसको जरूर सुनो। उसको सुनोगे तो उसमें आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। 15 मिनट का वो होता है, 5 मिनट का न्यूज़ होता है और फिर विश्लेषण होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में वो न्यूज़ आते हैं, वो सुबह में भी और शाम में भी होता है, वो अच्छा होता है। उनके फैक्ट्स को आप पढ़ लीजिए, डेली फैक्ट्स को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। और जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को आपको जो पढ़ना होगा, उस एडिटोरियल को आप क्या कर सकते हैं, वीकली पढ़िए। आप एक हफ्ते में
जो जो इम्पोर्टेंट सारे दिन के एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो एडिटोरियल इम्पोर्टेंट और एडिटोरियल पेज के पूरी की पूरी चीज़ों को पढ़ें और जो आवश्यक हो वो पढ़ें। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे या तो स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं या पेज 3, ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है कि वो या तो पेज 3 देखेंगे या स्पोर्ट्स न्यूज़ देखेंगे या कोई भी जिनको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो फैशन फूशन और ये सब चीज़ें देखेंगे। अगर नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं तो वो जो दिल्ली टाइम्स वगैरह होता है उसके पे ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये अच्छा न्यूज़ होता है कि ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी, 4 मरे 5 घायल, घायलों का इलाज फलाना हॉस्पिटल में, एबी खून की निगेटिव है, खून की ज़रूरत है, इस मैसेज को इतना शेयर करें कि खून की बारिश होने लगे। बस ले शेयर और ले, ये पढ़ाई छोड़ कर करके शेयर और अच्छे कार्यक्रमों में लग जाते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से फिल्टर करें, न्यूज़ को फिल्टर करें, एडिटोरियल को फिल्टर करें। आप देखें कि कैसे एडिटोरियल्स को आपको पढ़ना है, कैसे इनको फिल्टर करना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई भी जो गवर्नमेंट के प्लान्स चल रहे हैं उन प्लान्स को देखिए। इंटरनेशनल जो रिलेशंस चल रहे हैं, इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आधे से ज़्यादा। और एक चीज़ बताऊं आपको, यूपीएससी स्टैटिक करंट अफेयर्स नहीं पूछता। मैंने देखा है ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक करंट अफेयर्स नहीं पढ़िए, वो करंट अफेयर्स ऐसा पढ़िए जो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो आपके किस चीज से, जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, चूंकि मैं पॉलिटी गवर्नेंस का शिक्षक हूँ तो इसलिए मैं इस पे एग्जाम्पल देना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा किसान बिल, कृषक बिल जो चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर को हम लोग मानते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि कृषि को कृषि बिल के बारे में, क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, इन सबको हम लोग को देखना चाहिए। इसलिए हम लोग कृषि अब इसमें कृषि के बारे में लोगों को पता, कृषि बिल की लोग विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। उस वो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या वो आपको ज़रूरत पढ़ना है? वो नहीं पढ़ना, और उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कृषि बिल के बारे में बताएं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कृषि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लॉ का फॉर्मेशन किया सेंटर ने, तो क्या सेंटर इस लॉ को फॉर्म कर सकता है? अगर सेंटर ने इस लॉ को फॉर्म किया तो किस लिए किया, क्या इसका उद्देश्य था, कैसे ये करना था, और इससे संबंधित चीजों को जानना है। तब आप ये देखेंगे कि भाई जब भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो, उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी अगर यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता पड़ती है तो सेंटर लॉ को फॉर्म कर सकता है। इसके लिए आप 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में जान सकते हैं। पंचायत इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, और वो उस पर किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, वो है तो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का, तो उसी तरह की कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है। वो किस तरह की व्यवस्था, पूरी कृषि में, पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि केवल इस बिल में आपने करंट पढ़ा तो इसको आपको कनेक्शन आना चाहिए कि कैसे हम इसको पंचायत सिस्टम से जोड़ सकते हैं, कैसे हम जोड़ सकते हैं कि ये केंद्र राज्य संबंध से, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन का ये मेजर एक रोल है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन जो फेडरेशन है, उस फेडरेशन के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में से एक उभर करके आएगा। तो आपके पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम पढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आपको इसी से देखना होगा कि एमएसपी की जरूरत क्यों पड़ी, कृषि नीतियां क्या रही हैं, अब तक कृषि नीतियां क्या रही हैं। कृषि नीति हमने पढ़ा, साथ साथ लगे हाथ तो हम लोग को औद्योगिक नीति पढ़ लेनी चाहिए कि औद्योगिक नीति भारत में क्या रही है, कब कब औद्योगिक नीति की बात की गई है, आपको उदारीकरण के युग में क्या हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप जब एक टॉपिक को पढ़ें तो उसका पूरा विश्लेषण करें, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम। तो उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करिए। ऐसा नहीं कि बस कृषि बिल में ये पॉइंट्स हैं, पुराने कृषि बिल में ये पॉइंट था, नहीं। यूपीएससी का ये स्टैंडर्ड नहीं होता।
सिविल सर्विसेज आपको एक प्रशासक मानता है, और आप प्रशासक मानता क्या है, आप प्रशासक बनेंगे, और जब प्रशासक बनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रशासन है इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको कैसे इसको कवर अप करना है। कल को ये आपके सामने आया और आप ही को पता नहीं है कि ये बिल कैसे होगा, आप कहीं के डीएम बनेंगे, आप कहीं के एक पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो भी नियम कानून बनाया है उसको अंतिम रूप से जो लागू करने की जिम्मेदारी है तो आपकी है, तो आपको तो उस बिल के विषय में पूरा पता होना चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि डेली, एक तो डेली फैक्ट्स को आप पढ़ें, चीजों को देखें, हर 10वें दिन या 5वें दिन या एक हफ्ते में एक दिन भी कम से कम उनका विश्लेषण करें, उन्हें अन्य सब्जेक्ट से कैसे इसका तार जुड़ सकता है वो देखें, चीजों को देखने की कोशिश करें। ठीक है, अब अगर ये सारा करते रहेंगे तो क्या होगा, प्री तो क्लियर होगा ही, मेंस क्लियर होगा, मेंस में ये लिखने आएगा तो आप आसानी से लिख देंगे क्योंकि आपने कॉम्पेरेटिव स्टडी की है। तो कहने का मतलब है आपकी तैयारी लीनियर नहीं हो करके कॉम्पेरेटिव होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, दोनों एक बैलेंसिंग वे में वो सारा काम हो रहा हो, ये करना बहुत आवश्यक है और ये आपकी जरूरत है, ये इसमें आप कहीं भी ना नहीं कर सकते, ये आपको एक आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। बच्चों, मैं जो बोलता हूं कि इस तरह से आप अपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, ये एक अच्छा टॉपिक है जो हम लोगों को प्री के हिसाब से भी पढ़ना है, मेंस का भी थोड़ा सा टॉपिक, हम लोग 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, उसमें मैं बता रहा हूँ, इसके लिए 30 दिन देना काफी है। इकोनॉमिक्स ऐसे मैंने 30 दिन दिया है उन बच्चों के लिए जिनके लिए बिल्कुल ही पता नहीं है, लेकिन इसको आप कम कर करके 20 दिन भी कर सकते हैं। हिस्ट्री 30 दिन तो चाहिए ही चाहिए, कॉम्पेरेटिव पूरे 30 दिन का ये विषय होना चाहिए। इस 30 दिन को आप बांट सकते हैं, 20 दिन मॉडर्न में और 10 दिन आप बांट सकते हैं एंशिएंट और मिडिवल में, ये होना चाहिए। आर्ट कल्चर अलग से 10 दिन, ये 7 दिन में आप निपटा सकते हैं। ज्योग्राफी 30 दिन चाहिए ही चाहिए, और इन्वायरमेंट में 20 दिन, क्योंकि आजकल ये जो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। स्टैटिक ज्योग्राफी के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस 7 दिन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज मैंने पॉलिटी उठाया तो पूरी पॉलिटी का 30 दिन तक पॉलिटी ही पढ़ता रहूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। आप इसको समय को बांटिए, समय को बांटना बहुत आवश्यक है बच्चों। इसमें मेरा एक अलग से फॉर्मूला होता है, मैं अपने आप जब मैं किसी बच्चे को तैयारी करने को कहता हूं तो मैं उन्हें बोलता हूं कि आप एक फॉर्मूला को तैयार करें और उस फॉर्मूला को तैयार कर करके आप अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। बच्चों, मेरे फॉर्मूला के हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको 10 आवर्स, जी हाँ, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी, मतलब कहीं कोई जॉब नहीं करते, उनको सिर्फ तैयारी है, जिनके लिए जॉब है, कम से कम उनके लिए 10 घंटे प्लस क्लास की जरूरत है। ये अब आपके पास में कोई चारा नहीं है, 10 घंटे प्लस क्लास। जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी, ध्यान से, ये सिर्फ उनके लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इसको आप कैसे तैयार करेंगे, तो 3 आवर्स, इसको हम लोग बांटेंगे 3 घंटे में, 3 घंटे के अलावा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे के अलावा 1.5 घंटे में, फिर 2 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में। ये कुल 10 घंटे की तैयारी हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे 3, 1.5, 2 घंटा घंटा ये क्या हुआ, तो बच्चों देखिए, ये जो 3 घंटे का हमने समय अंतराल लिया, ये 10 सब्जेक्ट के रूप में हम लोग बांटे। ये हम लोग जो बांटे, ये प्रीवियस डे सब्जेक्ट, ये नेक्स्ट डे सब्जेक्ट। अब ये प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे क्या है, इसके बारे में मैं अभी तुरंत आपको चर्चा करूंगा, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा।
ये 1 घंटे आपके मैगजीन के लिए चाहिए कि कोई भी मैगजीन आप पढ़ें। ये आपको करंट अफेयर्स के जो मैटर्स हैं, यानी कि जो पेपर हैं और जो एडिटोरियल है, इनके लिए चाहिए। ये 2 आवर्स चाहिए जिसमें कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। 1 घंटे राइटिंग और 1 घंटे प्रैक्टिसिंग, ये हमारा टाइमिंग होना चाहिए। अब मेरी जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, उस पूरी की पूरी स्ट्रेटजी पे ये सब्जेक्ट डे और इस पे डिपेंड करेगी। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने डेज बांट लिए, भाई मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। संडे मैंने फ्री रखा है। अब हर दिन एक विशेष सब्जेक्ट को दे दीजिए। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी गवर्नेंस को एक सब्जेक्ट के रूप में दे दिया, दूसरा हमने इकोनॉमी दे दिया, तीसरा हमने हिस्ट्री दे दिया, चौथा हमने ज्योग्राफी दे दिया, पांचवा हमने जनरल साइंस दे दिया और छठा इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इन सबको हम लोगों ने सपोज करो दे दिया। या अगर आप इसको नहीं देना चाहते तो फिर एक काम आप और कर सकते हैं, इसी में ज्योग्राफी के साथ इसको अटैच कर दीजिए, साइंस के साथ भी अटैच कर सकते हैं, प्लस एक दिन पेपर 2 के लिए आप डेडिकेट कर दें। ठीक है, ये हम लोगों का डेडिकेशन हो गया। अब हम लोगों को पढ़ने की बारी कैसे हो और कैसे हम अपनी तैयारी करें। तो देखो, मान लेते हैं कि मंडे को हमारा 1 यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का डे है, दूसरे दिन हमारा इकोनॉमिक्स का डे है, तीसरे दिन हमारे हिस्ट्री का डे है, चौथे दिन हमारा डे है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का, और पांचवा दिन है हमारा इसका, और छठे दिन हम लोग पेपर 2 को पढ़ रहे हैं। अब ये जो 3 आवर्स हमने दिया है, ये 3 आवर्स इन डेज स्पेशल में देना है। जैसे मंडे को मुझे 3 घंटे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है, इसमें बुक हम लोग भी बुक पढ़ेंगे, प्लस जो हमारे नोट्स हैं और जो तैयारी के सप्लीमेंट मटेरियल्स हैं ये पढ़ेंगे। ये हमारा 3 घंटे का कार्यक्रम होगा, यानी 3 घंटे हमने पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किस चीज को दिए, उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को मैंने उस दिन डिसाइड किया है। 1.5 घंटे हमने एक दिन पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसको देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ट्यूसडे को अगर मैं लूं, मान लो एक मैं इस ट्यूसडे को ले रहा हूं, ट्यूसडे मान लो मुझे इकोनॉमी पढ़नी है, तो इकोनॉमी तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगा। मंडे को हमारा पॉलिटी था, तो 1.5 घंटे इसमें से मैं पॉलिटी पढ़ूंगा और 1.5 घंटे मुझे हिस्ट्री के लिए देने हैं। यानी जो हमारा एक दिन पहले का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था वो, एक दिन बाद का जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था वो, और वर्तमान में जो हमारा सब्जेक्ट है वो। तो इससे क्या रहेगा, एक दिन में हमारा 3 सब्जेक्ट तैयार होगा और एक सब्जेक्ट को हमें हफ्ते में 6 दिन देने में का मौका मिल जाएगा। इस दौरान हम लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करने हैं, हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ये हमारा पूरे डे वाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपका कोई सब्जेक्ट नहीं छूट रहा, आपका कोई भी विषय विश्रांत नहीं हो रहा, ये सारे का सारा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कि आपको पढ़नी होगी। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उस 10 घंटे को आप 5 घंटे में ले आइए, 5 घंटे में ले आएंगे या 6 घंटे में ले आएंगे। उस 6 घंटे में आप कौन सा चीज कम कर सकते हैं, इसको 2 घंटे कर सकते हैं, इसको 1 घंटे कर सकते हैं, इसको 1 घंटे कर सकते हैं, और इस प्रैक्टिस सेशन को 1 घंटे और ये 1 घंटे, तो ये टोटल 6 घंटे में आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो 10 घंटे उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो इस बार पहली बार दे रहे हैं, जिन लोगों ने पहले तैयार कर रखा है उनके लिए ये जो समय है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा,
कम समय में ये काम कर सकेंगे। तो बच्चों ये तो हो गए आपके टाइम रूटीन, जिसको हम लोग रूटीन स्टडीज कहें वो। अब हम तैयारी के लिए सोर्सेस पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तैयारी के लिए बहुत सारे सोर्सेस की ज़रूरत होती है। तो जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए मैं मिनिमम जो लिस्ट्स हैं उनको दे रहा हूं कि ये आपको कंप्लीट किया जाना चाहिए। आप इसको कंप्लीट जरूर करें। हिस्ट्री के लिए ये बुक लिस्ट है। प्राचीन भारत आप आर एस शर्मा या डी एन झा, इन दोनों का पढ़ सकते हैं। कोई भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र और इरफान हबीब, दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। स्लैश लगाओ, कोई भी पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या बिपिन चंद्रा का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत, ये जरूर से आप पढ़िए। या तो बिपिन चंद्रा, या विपिन चंद्रा के अलावा सतीश चंद्र की भी पुस्तक आती है, बी एल ग्रोवर साहब की भी पुस्तक आती है, वो आप बी एल ग्रोवर साहब को भी देख सकते हैं। दोनों में से कोई भी देख लीजिए। एनसीईआरटी पुरानी, मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्र की पुरानी एनसीईआरटी, एक आश्चर्य भारत यानी इंडिया दैट इज वंडर, ठीक है, ये ए एल बासम की पुस्तक है। इन तीन को जरूर पढ़ना चाहिए। हालांकि जिनका इतिहास वैकल्पिक है, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिनका सिर्फ इतिहास वैकल्पिक है, इतिहास वैकल्पिक विषय, वो नीलकंठ शास्त्री को जरूर पढ़ें। ये दक्षिण भारत के लिए है, नीलकंठ शास्त्री, ये जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए स्टैटिक डेवलपमेंट आपको पढ़ना चाहिए। कंट्री कंट्री रिलेशंस यानी दो देशों के बीच बाय लिटरल टॉक्स और रिलेशंस, वी एन खन्ना जी की पुस्तक आती है। और इंडिया 2021 निकलेगा ये, इससे आपको बहुत सारी चीजें और सेगमेंट्स मिल सकेंगे। सुभाष कश्यप मेरी फेवरेट बुक है, नो डाउट। आवर पार्लियामेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जरूर पढ़ें, जरूर से पढ़ें। मैं रिकमेंड करता, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पार्लियामेंट पढ़ने की। ये बहुत फायदेमंद बुक होगी। डीडी बासु आप पढ़ें। डीडी बासु में थोड़ा क्लिष्ट भाषा है, तो आप सुभाष कश्यप या डीडी बासु में से कोई पढ़ सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए सुभाष कश्यप, और जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो डीडी बासु जरूर पढ़ें। बेयर्स एक्ट आपके पास होना चाहिए बच्चों। बेयर्स एक्ट से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं कि कोई हम गाइड्स और ये पढ़ ले, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलेगी। आप इससे जानकारी तैयार करें और खुद से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, ये, और जो भी आपके टीचर हैं उनके साथ बैठ के इसको डिस्कशन करें। मेरा ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है बच्चों, आप अपने टीचर से उनसे थोड़ा सा समय लीजिए और समय लेकर करके पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि सफलता आपकी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन मिल जाएगा तो सफलता में जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने टीचर्स के रेगुलर टच में रहिए, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं कि लगता है कि हाँ तैयारी आप कर रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन टीचर के पास में अनुभव होता है बहुत सारे विद्यार्थियों का, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का अनुभव कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, आपको एक सही सरल मार्ग दिखाएगा। बच्चों इकोनॉमी में आप इकोनॉमी सर्वे, बजट का सर्वे आएगा वो पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र और योजना, इसको जरूर पढ़िए। रमेश सिंह जी की पुस्तक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए। रमेश सिंह जी की पुस्तक कुरुक्षेत्र योजना, इससे जितने भी योजनाएं निकल रही हैं सरकार की, जितनी ऑथेंटिक बुक होती है, क्योंकि ये भारत सरकार के पब्लिकेशन है, इस के डेटाज पे कोई चैलेंज नहीं होता। ज्योग्राफी 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। माजिद हुसैन जी की इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। एटलस जरूर होना चाहिए आपके पास में, ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस, ये जरूर लीजिए। और अगर कोई इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं और जिनका विषय भी ज्योग्राफी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम है उनको जीसी लियोंग, बहुत फेमस बुक है, इनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इन्वायरमेंट
के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये बुक पढ़िए।